वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और मेरे साथ है अश्मित। और आज हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अश्मित, वैसे 12th का एग्जाम दे चुके हैं और अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी के लिए। सो अश्मित, यस। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप्स मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, ओके, क्यों लगता है कि ड्रॉप्स ही करेक्ट आंसर है? क्योंकि इसमें जैसे कह रहा है कि जब भी सूर्यास्त होता है तो टेम्परेचर गिरता है। हम्म। तो तो ये किसी एक खास दिन की बात नहीं है, किसी एक खास इवेंट की बात नहीं हो रही है। ये एक जनरल ट्रुथ, और जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। इस तरह की कंडीशनल्स जब भी आते हैं तो वैसे केसेस में आपको क्या करना होता है कि आप पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज दोनों को ही आप सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करते हैं, दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन द सन सेट्स द टेम्परेचर यूजुअली ड्रॉप्स। ड्रॉप्स यहां पर है करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। The correct option is the simple present tense indicating a regular occurrence or fact। और ये रेगुलर होता है, ऐसा नहीं है कि आज सनसेट हो रहा है तो आज टेम्परेचर ड्रॉप होगा और कल जब सनसेट होगा तो फिर टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है, तो ऐसे केसेस में जब भी कंडीशनल्स का आपको करना हो इस्तेमाल, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल कीजिए, पहले और दूसरे दोनों ही क्लॉजेस में। लेकिन क्या दूसरे क्वेश्चन में भी अश्मित सही आंसर दे पाएंगे? देखते हैं। एज अ स्टॉर्म अप्रोचेस, जैसे जैसे जो ये आंधी तूफान वाली बात हो रही है, स्टॉर्म की बात हो रही है, जैसे जैसे ये स्टॉर्म पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, शोर की तरफ बात हो रही होगी। तो शोर या फिर किनारे की तरफ बात हो रही है। तो जैसे जैसे किनारे की तरफ पहुंच रहा है स्टॉर्म, द वेव्स क्रैश, क्रैशिंग और क्रैश्ड। बताइए इसमें। आर क्रैशिंग। द वेव्स आर क्रैशिंग, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब भी कंडीशनल्स होते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए। जैसे कि जैसे तूफान आ हम्म। रहा है तो हम्म। लहरें टकरा रही है। ओके, लेकिन आपने ट्रांसलेशन जो करा है वो सिंपल प्रेजेंट को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ऐसा सुनने में लग रहा है जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, सीन क्या है कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। हो सकता है शो जो स्टॉर्म है वो शोर की तरफ ना आकर के कहीं सेंटर में ही रह जाए, कहीं ओशन में ही रह जाए। और अलग अलग तरीके के स्टॉर्म्स होते हैं। कुछ एक होते हैं जो लैंड को हिट करते ही नहीं है, और कुछ एक होते हैं जो लैंड को हिट करते हैं और बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग वो पूरा सीन हो जाता है। एनीवेज, तो क्योंकि यहां पर बात हो रही है एक ऐसे कंडीशन की जहां पर कि आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बात हो रही है। तो अश्मित, यू आर राइट। जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो होगा वेव्स आर क्रैशिंग। तो दोनों ही केसेस में कंडीशनल्स में ये चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप रैंडमली कभी भी अगर आप देखें कि द वेव्स क्रैश, तो यहां पर ऑप्शन वन को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका जो अंडरलाइन मैसेज होता है वो काफी अलग हो जाता है। और इसी वजह से सही ऑप्शन को पिक करना बेहद जरूरी है। फिर आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली यही कहेगा। फिर कहते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। एज द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर, जैसे ही रात के 12 बजते हैं 31 दिसंबर की रात को, लोग दुनिया पीपल भर में अराउंड द वर्ल्ड। सेलिब्रेट करते हैं, आर सेलिब्रेटिंग। वैसे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो वही काफी आपको क्लियर कर दे रहे होंगे, बट फिर भी अश्मित, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर? सेलिब्रेट्स सेलिब्रेट्स, श्योर? एक बार around सेंटेंस को ध्यान से देखिए। as the clock strikes midnight on 31 December. People around the world celebrated celebrating
देखिए, जो पिछले 2 सेंटेंसेस आपने करे, जो दो पिछले क्वेश्चंस आपने करे, ये उसी जी। पैटर्न पे है, लेकिन इसमें हुँ। एक थोड़ा-सा ट्वीक है। ट्वीक ये है कि आपने जैसे देखा अराउंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको लगा यहाँ पर कि द वर्ल्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या सब्जेक्ट जो सेलिब्रेट कर रहा है, वो दुनिया सेलिब्रेट कर रही है या दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? दुनिया के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लोग सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ क्या आप सेलिब्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे या सेलिब्रेट का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन 1 या सॉरी, फिर 2? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होता है सेलिब्रेट। यहां पर मैंने जानबूझकर, क्योंकि हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, और वैसे कंडीशनल्स पे एक डिटेल वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे जल्दी ही, अश्वित के साथ ही हम उसको भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे सारे ही कंडीशनल्स को, चाहे वो जीरो कंडीशनल हो, फर्स्ट कंडीशनल हो, सेकंड कंडीशनल हो, मिक्स्ड हो या फिर थर्ड कंडीशनल हो। उन सबको हम डिटेल में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेलिब्रेट। सो पीपल अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट, क्योंकि यहाँ पर पीपल हमारा सब्जेक्ट है और पीपल प्लूरल होता है, पर्सन सिंगुलर होता है। और यहाँ पर अगर पर्सन होता, आइडली वो इनअप्रोप्रिएट होता, क्योंकि कोई एक जने की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया भर के लोगों की बात हो रही है, तो पर्सन इनअप्रोप्रिएट होता। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, अगर यहाँ पर पर्सन होता तो फिर सेलिब्रेट्स ऑप्शन 1 करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि पीपल की बात हो रही है तो इसी वजह से सेलिब्रेट होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। हमारा explanation भी वही कह रहा है, the correct option is simple present tense as the clock strikes midnight introduces a general truth or regular action। ये एक ऐसी चीज है जो होती ही है, ऐसा नहीं है कि इस साल हुआ अगले साल नहीं होगा। ऑब्वियसली वंस इन अ ब्लू मून कोविड टाइप का कुछ सिनेरियो हो सकता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरल ट्रुथ ये यूनिवर्सली ऐसा ही रहता है, तो इसी वजह से सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आइए देखते हैं अगला सवाल। When it rains, the flowers in the garden receives are receiving received receive। जब बारिश होती है, फ्लावर इन द गार्डन। वैसे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रह गया है मेरे ख्याल से, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो वहां पर मैंने मिस कर दिया है रिसीव वाटर। जो मतलब वाटर एक आखिरी वर्ड आना था यहाँ पर, तो वो मिस हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बगैर भी हम अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पैटर्न पता है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो होती है गार्डन में जो फूल हैं, फूल पत्तियां हैं, वो उनको पानी मिलता है, तो उसके लिए क्या आप रिसीव का इस्तेमाल करेंगे, रिसीव्ड का इस्तेमाल करेंगे, या रिसीविंग का इस्तेमाल करेंगे, या फिर रिसीव्स का इस्तेमाल करेंगे? रिसीव का नंबर 4। नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर से जनरल ट्रुथ की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि बारिश होने पे कुछ एक खास जगह की फूल पत्तियां जो है उन्हीं को पानी मिलता है, और क्योंकि ये किसी स्पेशल अकरेंस की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन द गेस्ट्स अराइव, जब मेहमान पहुंचते हैं, द होस्ट वेलकमिंग देम इज वेलकमिंग। वेल नंबर 1 वेलकम्स। ओके, तो क्या आपके हिसाब से क्या ये एक जनरल ट्रूथ है कि पूरी दुनिया भर में जो होस्ट होते हैं वो उसको गेस्ट्स को अराइव करने के बाद वेलकम करते ही हैं, या फिर हाँ, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस की बात होती है, यहाँ हो रही है यहाँ पर? ध्यान से मुझे तो सोचिए। ये मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ओके, तो कंफ्यूजन को करते हैं दूर। व्हेन द गेस्ट्स अराइव, यहाँ पर बेशक आपको ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो यार जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। यहाँ पर अगर आप इस पूरे अकरेंस को ध्यान से सोचेंगे तो हमेशा होस्ट ही नहीं होता, कई बार फैमिली मेंबर्स खुद से वेलकम करते हैं, कई बार जो होटल स्टाफ होता है उनको अपॉइंट कर देते हैं, वो होता है ना माला पहनाना, तिलक लगाना, वो सब काम करना, आरती करना, तो होटल स्टाफ ही वो काम कर रहा होता है। कई बार क्या होता है कि आप
किसी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर देते हैं जो होटल का भी नहीं होता, कोई आपकी फैमिली का भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपको ये काम करवाना है तो आपने बस किसी को भी अपॉइंट कर दिया। तो ये एक जनरल ट्रूथ की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इस वजह से यहाँ पर इज वेलकमिंग करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमेशा आपको 2 बार सोचना है, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है जो कि कुछ हो जाए दुनिया में, ये बदलने वाला नहीं है। अगर उसका आंसर यस आता है तो उस केस में आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करिए। अगर आपको स्लाइटेस्ट डाउट, आयोटा ऑफ डाउट रहता है जहन में कि बॉस शायद ये हर जगह ऐसा नहीं होता होगा, तो उस केस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे स्विच कर जाइए। अभी क्या क्लियर है आपके लिए इसमें अश्विन? यस, हाँ क्लियर है। परफेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको ये भी ध्यान रखना है अश्वित, मैं जब पिछले साल के क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, क्वेश्चन में कभी कभी ये इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस या फिर किसी भी टेंस का नाम ले देंगे और फिर बोलेंगे इनकरेक्ट एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, और कभी कभी ये करेक्ट एग्जाम्पल पूछते हैं। तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स को पढ़िए ध्यान से और बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। She's walking to work every morning. He's walking to the store right now. The sun is rises in the east. They were playing tennis every day, every weekend. She's walking. चलिए मैं आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया इज, और कंटिन्यूस का जो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप इस्तेमाल करते हैं इज या फिर एम या फिर आर का, डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है द सन इज राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं, दे वर प्लेइंग, शी इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, इन तीनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला तो सही ढंग से फिट हुआ है, फॉर्मूले में कोई पंगा नहीं है। तो ऐसा जब भी सीन आए ना तो आपको हमेशा यूसेज पे ज्यादा फोकस करना है। आप कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं ये बताने के लिए कि कोई एक्शन अभी हो रहा है। देखिए अब जैसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, शी इज वॉकिंग टू वर्क एवरी मॉर्निंग। क्या ये अभी हो रहा है या हर रोज की बात है? ये हर रोज की बात। तो जो हर रोज की बात होती है, जो रेगुलर अकरेंस में रिपीट होता रहता है, वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। तो कंटिन्यूस टेंस यहां पर इनकरेक्ट है। सिमिलरली अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, दे वर प्लेइंग टेनिस एवरी वीकेंड, तो क्या आपको लगता है ये सही एग्जांपल हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ये वे लोग हमेशा छुट्टियों पर खेलते हैं टेनिस। एग्जैक्टली, जब वीकेंड्स आते हैं, जब सप्ताह का समापन होता है, सप्ताहांत भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन वीकेंड भी अब लोग बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यहाँ पर फिर से जो कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझना बेहद जरूरी है। हमेशा मैं बार बार ये कहता हूं, जब कभी भी आप वीडियोस देखेंगे तो टेंस का फॉर्मूला हर किसी को आता है, लेकिन कौन से टेंस कहां पे इस्तेमाल होना चाहिए वो जानना समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक रेगुलर अकरेंस की बात होती है कि बस हर वीकेंड पे, एवरी वीकेंड दे प्ले टेनिस। तो इस वजह से दे प्ले टेनिस एवरी वीकेंड would have been the right answer, sorry, would have been the correct formation of the sentence। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जो करेक्ट एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। He is walking to the store right now। एग्जैक्टली, राइट नाउ मतलब अभी, जो अभी। इस टाइम पे हो रहा है, तो उस केस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके लिए क्लियर है अभी अश्मित? यस। परफेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। Identify the incorrect example of future perfect tense. Future perfect tense. By the time he arrives, we will have finished the project. She will have cooked dinner by 7 p.m. I will have finished my homework tomorrow. They will have
जस्ट मोमेंट, एक पॉपअप है यहाँ पर जो हाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन मेरे लिए. दे विल हैव सीन द मूवी बिफोर इट एंड्स. और ध्यान रखिए, आपको इनकरेक्ट एग्जांपल ढूंढना है, करेक्ट वाला नहीं. ओके. Other types. Projects. जब तक आप सोच रहे हैं, मैं बाकी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं बता देता हूं कि बाय द टाइम ही अराइव्स, वो जब पहुंचेगा, ये बेशक आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन ये सेंस आपका फ्यूचर का क्रिएट कर रहा है. तो एक सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर की बात हो रही है जिसके पहले एक सर्टेन एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी. सो वी विल हैव, फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, पहले तो शैल और विल पढ़ते थे हम, लेकिन अब विल का यूनिवर्सली इस्तेमाल होता है. तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस Plus हैव, V. और उसके बाद Plus थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3. हाँ. V3 एग्जैक्टली, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है. तो उस पैटर्न पर अगर देखें आप, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारा, वो तो बिल्कुल फिट हो रहा है. हाँ. She फिर will आता है have शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय 7 PM. 7 7 p.m. बजे के पहले पहले खाना बनाने का जो काम होगा, जो डिनर पकाने का काम होगा, वो कंप्लीट हो चुका होगा. शी विल हैव कुक्ड, अगेन सब्जेक्ट, विल हैव, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है. जो थर्ड ऑप्शन है उसको भी ध्यान से देखिए, आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क टुमारो. सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिनिश, क्या थर्ड फॉर्म में Finished. फिनिश रहता है? नहीं. तो हमारे पास आंसर आ Finished चुका है. होगा. करेक्ट आंसर होगा, जो इनकरेक्ट एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, हाँ. वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3. कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं. ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. बाय द टाइम सारा अराइव्ड एट द पार्टी. सारा जब तक पार्टी में पहुंची, एवरीवन had left, everyone left, everyone leaves, and everyone was left. क्या लगता है? Leaves. मुझे लग रहा है ये Everyone सब. leaves. ओके, आइए समझते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा. सबसे पहली चीज तो ये कि आप ना इसको ऐसे याद रखिए, पास्ट की ना हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस से दुश्मनी चल रही है. तो वो कभी भी एक सेंटेंस में आप पास्ट और प्रेजेंट, और या फिर पास्ट और फिर फ्यूचर का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते. यही वजह है कि अगर आप कभी भी देखेंगे कि अगर सेंटेंस का इंट्रोडक्शन पास्ट के क्लॉज से हुआ और फ्यूचर की कोई बात हो रही है, तो विल के बदले वो वुड हो जाता है, शैल के बदले वो शुड हो जाता है, मे की जगह वो माइट हो जाता है. याद है? हम्म. तो उसी पैटर्न पे अगर हम लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो शुरुआत तो हमने करी पास्ट से, और मिडवे हम प्रेजेंट में जंप नहीं कर सकते. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर नहीं है. अब यहां पर ध्यान से देखिए, दो एक्शंस की बात हो रही है. पहले क्या हुआ? पहले पहले सारा सारा पार्टी में पार्टी में पहुंची. पहुंची, या फिर, नहीं नहीं, ध्यान से पढ़िए. बाय द टाइम सारा अराइव्ड एट द पार्टी, सारा जब पार्टी में पहुंची, पहुंची. तो एवरीवन लेफ्ट, या फिर एवरीवन वाज लेफ्ट, या फिर एवरीवन हैड लेफ्ट. वाज लेफ्ट का इस्तेमाल तब होगा जैसे मान लीजिए सम फूड वाज लेफ्ट, कुछ खाना बचा हुआ था, कुछ लोग बचे हुए थे. सो एवरीवन वाज लेफ्ट टू, लेट्स से, गो फॉर दिस मील. तो उस केस में हर कोई बचा हुआ है, उस केस में वाज लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं आप. तो यहां पर वाज लेफ्ट अप्रोप्रिएट नहीं है. अगर आप लेफ्ट और हैड लेफ्ट में कंफ्यूज है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी दो एक्शंस की बात होती है और दोनों ही एक्शंस पास्ट में हुए हैं, आपको ध्यान से सोचना है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ. जो भी एक्शन पहले होगा, उसके साथ आप हैड, जो हमारा पास्ट परफेक्ट क्लॉज है, उसका इस्तेमाल करेंगे. जो हमारा पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करेंगे. और जब कभी भी आपको उसके बाद जो एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है. इसी वजह से इसको, जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है, उसको पास्ट का भी पास्ट बोलते हैं. आई एम श्योर आपने वो बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जिसमें बोला जाता है डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था. द डॉक्टर को क्या हुआ, पहले पहले मरीज मरा या फिर पहले डॉक्टर पहुंचा? पहले मरीज मरा.
तो by the time the doctor arrived, यहां पर हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया, the patient had died. had died. Exactly. Similarly, अब इस वाले का ट्रांसलेशन करके बताइए। जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा, ये फिर से रेनन मार्टिन का एक फेवरेट एग्जांपल है। जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा, by the time I arrived at the station, the train had left. The train एग्जैक्टली तो ट्रेन के निकलने का काम क्योंकि पहले हुआ था, तो आपने वहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया, और आपके पहुंचने का काम बाद में हुआ था, तो इस वजह से आपने वहां पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से, इसी पैटर्न पर अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, बाय द टाइम सैरा अराइव्ड एट द पार्टी, जब सैरा पार्टी में पहुंची, एवरीवन लेफ्ट, ये तो पैरेलल स्ट्रक्चर यहां पर सेंस नहीं बनाएगा, तो इसी वजह से हैड लेफ्ट हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या अभी भी पास्ट परफेक्ट में कोई कंफ्यूजन होने वाला है? नहीं। लेकिन पता है क्या अश्मित, बहुत लोग क्या करते हैं कि समझ तो लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस बार बार नहीं करते हैं। उनको लगता है अच्छा ये वाला ये तो मैं कर ही लूंगा। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, रिमेंबर दैट। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बाय द टाइम दे रीच्ड द सिनेमा, जब तक वो थिएटर पहुंचे, जब तक वो सिनेमा हॉल पहुंचे, और कई बार लोग यहाँ पर ये सोचेंगे अच्छा सिनेमा शायद इसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि सिनेमा को आप थिएटर भी बोल सकते हैं, सिनेमा हॉल भी बोल सकते हैं, मूवी थिएटर भी बोल सकते हैं, मूवी भी बोल सकते हैं, और इन सब का मतलब एक ही होता है कि जब तक आप मूवी थिएटर पहुंचे या फिर सिनेमा देखने के लिए पहुंचे थिएटर में। तो बाय द टाइम दे रीच्ड द सिनेमा, द मूवी had had started. started, starts, starting, have started, और ये एक एक्स्ट्रा एच क्यों है यहाँ पे मुझे नहीं पता। सो आपको लगता है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है? Yeah. क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ, पहले वो थिएटर में पहुंचे या पहले मूवी शुरू हुई? पहले मूवी शुरू हुई, उसके बाद वो थिएटर में पहुंचे। एग्जैक्टली तो इसी वजह से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 है। ये एक और दूसरा तरीका है। आप हमेशा अपने आप से ये सवाल करते रहिए कि ये आंसर मैं क्यों पिक करूं। आपको आंसर पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस आंसर के पीछे का लॉजिक पता हो। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा, तो इस पैटर्न पे चाहे एक सवाल आए या फिर 1000 सवाल आ जाए, आप उन सबको करेक्टली आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके पीछे का लॉजिक याद नहीं रहेगा, उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं रहेगा, तो फिर यूल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। तो इस वजह से ये बेहद जरूरी है आपके लिए समझना कि एक्शन 2 हो रहे हैं, उनमें से जो पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होगा, और जो बाद में हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट का। When the train arrived at the station, most of the passengers had disembarked, disembarked, disembarking, have disembarked. कमेंट करके आप बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।